हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। एंड चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ नोटिस ऑफ मीटिंग का, जो कि कवर होता है चैप्टर जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोलता है कंपनीज एक्ट मीटिंग। इसकी मीनिंग क्या है। द टर्म नोटिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोटिटा विच मीन्स नॉलेज। मतलब जो नोटिस वर्ड है वो हमें लैटिन लैंग्वेज से प्राप्त हुआ है एंड जिसका मतलब क्या होता है नोटिटा, और नोटिटा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, अ मीटिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड अनलेस अ प्रॉपर नोटिस ऑफ इट हैज बीन गिवन। कोई भी मीटिंग, आपकी जो जनरल मीटिंग है वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप एक प्रॉपर नोटिस ना दे दो अपने मेंबर, शेयर होल्डर्स वगैरह को। ठीक है, उसके बाद है वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगी कि किस किस को नोटिस देना होता है। ठीक है, 3 थिंग्स इन कनेक्शन विद द नोटिस हैव टू बी कंसीडर, नेमली। ये 3 चीजें हैं जो आपको एक नोटिस में कंपलसरी आपको कंसीडर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लेंथ ऑफ द नोटिस, मतलब आपके नोटिस की लेंथ कितनी है, मतलब नोटिस का पीरियड क्या होगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको नोटिस देना होगा, इसके अंदर वो कवर होगा। टू वोम इट मस्ट बी गिवन, किसको देना है नोटिस, इसमें ये बताया जाएगा। और व्हाट शुड बी इट्स कंटेंट, और जो नोटिस है उसके कंटेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं लेंथ ऑफ नोटिस का। तो इसमें क्या है, अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस। इसका मतलब क्या है, आप कंपनी में जनरल मीटिंग तभी करा सकते हैं जब आप 21 डेज का नोटिस देंगे। ठीक है, तो और 21 डेज तो हमारी नॉर्मल कंपनीज के लिए है, लेकिन 14 डेज है कौन सी कंपनी के लिए, एनपीओ के लिए, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज, जो सेक्शन 8 के अंदर कवर होती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी सारी कंपनीज के लिए 21 डेज का टाइम पीरियड है, लेकिन जो एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, उनके लिए क्या है 14 डेज का टाइम पीरियड है कि आपको 14 डेज के अंदर, जब आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है उससे पहले के 14 डेज में आपको ये नोटिस दे देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, However, a company may by its article provide a period longer than 21 days for conveying meeting. बट अगर ये बोला जा रहा है कि अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर प्रोवाइड करता है कि हमारा जो नोटिस है, मतलब किसी स्पेसिफिक कंपनी का, कि वो 21 डेज से ज्यादा भी अपने नोटिस पीरियड के लिए रख सकते हैं, तो ये भी अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है इट मस्ट बी नोटेड 21 डेज सिंपली मीन्स 21 क्लियर डेज। देखो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है प्यारा सा हाथ बना के, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो 21 डेज का नोटिस है ये कितने दिन का है, मतलब 21 क्लियर डेज, मतलब ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, अभी आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि 21 क्लियर डेज है, ओनली 21 डेज नहीं है, 21 क्लियर डेज है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, अब जो हमारा ये 21 क्लियर डेज है, इसके अंदर से हम कौन कौन से डेज को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब हम उनको माइनस करेंगे डेज में से। तो कौन कौन से डेज, डेट ऑफ नोटिस, मतलब जिस डेट पे आपने नोटिस दिया है, फिर है डे ऑफ मीटिंग, जिस दिन आपकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है, और 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 2 डेज फॉर डिस्पैच ऑफ नोटिस बाय पोस्ट। अगर आप नोटिस दे रहे हो किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, तो आपको 2 डेज और लेस करने पड़ेंगे जब आप ये 21 क्लियर डेज निकालेंगे। ठीक है, इसका मैं आगे एग्जाम्पल कराऊंगी आपको, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस, जो कंपनी है वो शॉर्टर नोटिस पे भी जो है कंपनी की मीटिंग करा सकती है। ठीक है, तो कैसे करा सकती है, अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस ऑल्सो if consent of not less than 95% of member is obtained in writing or through electronic mode। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं 95% मेंबर्स जो है वो अपना कंसेंट दे देते हैं कि हाँ, कि आप 21 डेज जो क्लियर डेज हम निकाल रहे हैं उससे कम पीरियड में भी आप हमें नोटिस दे सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर 95% मेंबर अलाउ कर देते हैं, अपना कंसेंट दे देते हैं, चाहे तो वो राइटिंग में दे दे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दे, तो उसे हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस। मतलब कंपनी शॉर्टर नोटिस पे भी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकती है। ठीक है,
उसके बाद हमें अगला पॉइंट पढ़ना है 2। ये क्या है, सेक्शन 101 सब क्लॉज 3। इसमें 101 सब क्लॉज 3 में क्या था, टू वोम इट मस्ट बी गिवन, किस किस को हम नोटिस देंगे। ठीक है, तो हम किस किस को नोटिस देंगे, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे। नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी गिवन टू, किस किस को देना है, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स को दिया जाएगा। उसके बाद है कंपनी के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको दिया जाएगा। ठीक है, और कंपनी के ऑडिटर्स को दिया जाएगा, और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को जो है नोटिस दिया जाएगा। किस किस को दिया जाएगा, ओनली 4 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन से 4 मेंबर्स हैं, एवरी मेंबर, कंपनी के जितने भी मेंबर्स को दिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। अगर इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी का केस है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा, कंपनी के ऑडिटर्स को दिया जाएगा, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, तो नोटिस बस 4 लोगों को दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार इस पे क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, कि नोटिस जो है किस किस को दिया जाएगा, आप इसे याद कर लीजिए। मेंबर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ऑडिटर को, और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को। उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू नोटिस। It is noted that unless the meeting is to be consider any matter which affect the right of the preference shareholder, they cannot take part in the proceeding or vote in any resolution। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो 4 पॉइंट्स है इसके अंदर कहीं भी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कवर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस तब दिया जाएगा जब उस मीटिंग में ऐसा कोई भी मैटर मतलब होने वाला है, ऐसा कोई भी मैटर मतलब होने वाला है जो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मतलब रिलेट करता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को इफेक्ट करता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को इफेक्ट करेगा तो ही जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाएगा, अदरवाइज उनको नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि जो भी मैटर हो रहा है उससे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट वगैरह इफेक्ट हो रहा है, तो इस केस में जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी राइट होता है नोटिस का। ठीक है, उसके बाद है ये वाला पॉइंट, इन द केस ऑफ दोज मेंबर हु हैव नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। ये उन मेंबर के लिए है जो मतलब फॉरेन के हैं, उनके पास कोई भी रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है इंडिया में, एंड हु हैव नॉट सप्लाइड एनी एड्रेस विद इन इंडिया, और उन्होंने कोई विद इन मतलब इंडिया में मान के चलो उनका कोई रिलेटिव्स वगैरह भी रहता है, उसका भी कोई एड्रेस नहीं दिया है, मतलब सप्लाई नहीं किया है, मतलब कंपनी को नहीं दिया है विद इन इंडिया। द नोटिस ऑफ द मीटिंग कैन बी गिवन टू देम बाय एडवर्टाइजिंग द सेम इन द न्यूज़पेपर। उन लोगों तक नोटिस कैसे पहुंचाया जाएगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके नोटिस पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 3rd पॉइंट पढ़ेंगे, कंटेंट ऑफ नोटिस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, व्हाट शुड बी इट्स कंटेंट, जो इसका 3rd पॉइंट था कि नोटिस के कंटेंट क्या क्या होंगे। तो नोटिस के कंटेंट क्या क्या होंगे, Every notice of the meeting of a company shall specify the place, day, date and hour। ठीक है, जहाँ पे मीटिंग होने वाली है, कौन से दिन पे होने वाली है, क्या डेट रहेगी, कितने आवर्स की रहेगी ऑफ द मीटिंग, ये सब आपको जो है नोटिस के कंटेंट में आपको बताना पड़ेगा। इट शुड ऑल्सो कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस मीटिंग के अंदर किस टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, या तो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है तो वो बता दो, या तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है तो वो बता दो। ठीक है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मीटिंग के अंदर कौन सा बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग 4 बिजनेस आर ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब सिर्फ ये जो 4 बिजनेस है सिर्फ यही ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है, सिर्फ यही ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके अलावा जो भी मतलब बैलेंस बिजनेस बचते हैं वो सारे किस में कवर हो जाएंगे, स्पेशल बिजनेस के अंदर। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सिर्फ 4 है जो ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसको मैं एक एक्रोनियम से बता देती हूँ, इसको आप याद रखना, ADDA। जो अड्डा है ये जो है ऑर्डिनरी बिजनेस है। अड्डा का बिजनेस क्या होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस होगा। अड्डा का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट, ए से क्या हो गया, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट। ठीक है,
उसके बाद फिर डी से हम करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस दोज रिटायरिंग, ठीक है, मतलब जो है अपॉइंट करना डायरेक्टर को किसके प्लेस पे, जो डायरेक्टर रिटायरिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और डी है, उसका मतलब किससे हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ फिक्सिंग एंड रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब जो अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर का या उनकी रेमुनरेशन को फिक्स करने से रिलेटेड अगर मैटर होने वाला है तो ये भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस रहेगा। अगर आप जो है डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर रहे हो वो भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर आप जो है डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस पे तो भी ये भी मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कवर है। और एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट को अगर आप एडॉप्ट कर रहे हो तो ये भी क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। सिर्फ यही 4 अड्डा के बिजनेस जो है ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी सब हमारे स्पेशल बिजनेस है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट एजीएम, सारे बिजनेस जो भी ट्रांजेक्ट होते हैं एजीएम में शैल बी डीम्ड स्पेशल बिजनेस एक्सेप्ट विच आर ऑर्डिनरी, मतलब जितने भी बिजनेस जो है एजीएम में ट्रांजेक्ट होंगे सारे के सारे डीम्ड स्पेशल बिजनेस मान लिए जाएंगे। स्पेशल बिजनेस होंगे नहीं लेकिन स्पेशल बिजनेस को मान लिया जाएगा इनको, एक्सेप्ट कौन से बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। और आपको पता होगा डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये स्पेशल बिजनेस है, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है आपको जिससे आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जो 21 क्लियर डेज वाला कंसेप्ट था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मीटिंग इज हेल्ड ऑन, मतलब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल है ये कि आपकी जो कंपनी की मीटिंग है वो आपकी 5 मई को होने वाली है, ठीक है, लेकिन आपने जो नोटिस दिया है वो आपने दिया है 30 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या ये नोटिस जो है ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, मतलब इसके जो बीच के मतलब डेज बच रहे हैं वो 21 क्लियर डेज बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये नोटिस का पीरियड जो कंपनी ने नोटिस दिया है 30 अप्रैल को और 5 मई को इनकी मीटिंग होने वाली है, क्या ये जो है वैलिड है कि नहीं है। बट इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया है कि जो मतलब पोस्ट किया गया है नोटिस, मतलब पोस्टिंग के थ्रू नोटिस किया गया है। मैंने बताया था ना 2 डेज एक्स्ट्रा लेते हैं अगर आप नोटिस सेंड करते हो बाय पोस्ट से, तो उसका लिया है मैंने। अगर क्वेश्चन में पोस्ट से बोला है तो आप 2 डेज एक्स्ट्रा माइनस उसमें से करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। अगर पोस्ट बोला है तभी आप 2 डेज एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब एक्सक्लूडिव डे हमें कौन कौन से देखने होते हैं, डेट ऑफ नोटिस। तो डेट ऑफ नोटिस कौन सी थी, 30 अप्रैल को हम नोटिस दे रहे हैं तो हम इस डेट को भी नहीं लेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ मीटिंग 5 मई थी तो हम इसको भी नहीं लेते। 3 डेज हम एक्सक्लूड करते हैं, कौन कौन से डेज, डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ नोटिस, और 2 डेज अगर हम डिस्पैच करते हैं नोटिस बाय पोस्ट से तो हमने ये दोनों डेज भी नहीं लिए और हमें 2 डेज और लेने पड़ेंगे किसकी वजह से, अगर हमने पोस्ट से डिस्पैच किया है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अप्रैल जो है 30 का होता है, 1 मिनट, ठीक है। आप ये देखिए कि जो अप्रैल का मंथ होता है वो मतलब 30 तक का होता है, ठीक है। उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, जिसमें से हमें कितने दिन माइनस कर देने हैं, 13 डेज माइनस करने हैं जो डेट ऑफ नोटिस का था। तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 13 डेज को माइनस कर रहे हैं तो कितने डेज बचे, 17 डेज, ठीक है। और जो मई में था तो मई में 5 तारीख को तो हमारी नोटिस ही होने वाली है, तो कितने डेज बैलेंस बचे, 4 डेज बचे। तो हमने क्या किया, 17 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास कितने डेज आ गए, टोटल 21 डेज आ गए, ठीक है। अगर हम 17 और 4 को प्लस करेंगे तो कितने डेज आ जाएंगे, 21 डेज आ जाएंगे। हमारे पास आ तो गए 21 क्लियर डेज, लेकिन हमें इसमें से 2 डेज और माइनस करने हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो नोटिस सेंड किया है वो बाय पोस्ट से किया है, तो पोस्ट से किया है तो हम 2 डेज और माइनस करेंगे इसमें से। तो हमारे पास बैलेंस कितने डेज बचे, टोटल 19 डेज बचे। तो क्या 19 डेज सफिशिएंट है नोटिस देने का, तो नो, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें कितने डेज चाहिए होते हैं, 21 क्लियर डेज। तो इसका आंसर क्या हो गया, सो नोटिस फॉल शॉर्ट बाय 2 क्लियर डेज, मतलब नोटिस का जो पीरियड है वो 2 डेज से शॉर्ट हो गया है, मतलब 2 डेज और इसमें इंक्लूड होते तब ये नोटिस जो है वैलिड होता। अगर मान के चलो कि ये जो है पोस्ट के थ्रू मैंने करवाया है, अगर इसमें जो है ये पोस्ट वाला पीरियड नहीं होता तब ये नोटिस जो है वैलिड होता, क्योंकि तब कितने डेज बन जाते, 21 क्लियर डेज बन रहे थे। लेकिन ये नोटिस के थ्रू था तो हमने 2 डेज और माइनस किया तो ये 19 हो गए, इसलिए 2 डेज से शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये पोस्ट से नहीं होता तो ये जो 21 दिन आ रहा था ये एकदम वैलिड था, क्योंकि 21 क्लियर डेज आ रहा था, ठीक है।
सो आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, होपफुली मैं यही आशा करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।